अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दुआ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लास्ट क्लास में हमने बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। उसमें हमने उसकी कंस्ट्रक्शन देखी थी। तीन तरह के रीजन पी एन पी या एन पी एन, तीन तरह के रीजन थे। उसके बाद हमने उसकी बायसिंग डायग्राम देखी थी कि जिसमें हमने बताया था कि जो बेस टू एमीटर जंक्शन है उसको हमेशा हमने फॉरवर्ड बायस करना है और बेस टू कलेक्टर जंक्शन उसको हमेशा हमने रिवर्स बायस करना है। आज बीजेटी की कुछ एप्लीकेशन की हम बात करेंगे, जिनमें से सबसे पहली एप्लीकेशन है एज एन एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख लें ज़रा। Such device which is used to make a weak signal to a strong signal। ऐसी डिवाइस जो एक कमज़ोर सिग्नल को ताकतवर सिग्नल में तब्दील करती है उसको क्या कहते हैं? एम्पलीफायर कहते हैं। ठीक है, तो बीजेटी एक एम्पलीफायर के तौर पे किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। हमने लास्ट टाइम ये कहा था कि कोई भी एम्पलीफायर है तो उसके तीन तरह के गेन हमने कहे थे, वोल्टेज गेन, करंट गेन और पावर गेन। तो अगर मैं वोल्टेज गेन की बात करूं तो इसको हमने पढ़ा था कि ये आउटपुट वोल्टेज वी आउट ओवर वी इन दोनों की जो रेशो होती है उसको हम क्या कहते हैं? वोल्टेज गेन कहते हैं। ठीक है, अब जो आउटपुट वोल्टेज है वो फर्ज कर लें आउटपुट करंट और आउटपुट रेजिस्टेंस, इसी तरह इनपुट करंट और इनपुट रेजिस्टेंस की मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या हासिल हो जाएंगे? इनपुट वोल्टेज हासिल हो जाएंगे। ठीक है, हमें पता है कि जब हमने एक ट्रांजिस्टर को, खास तौर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को जब हमने सही मानों में काम लेना चाहते हैं तो उसका जो एमीटर जंक्शन है उसको हमने कहा था कि हमने फॉरवर्ड बायस करना है और उसका जो बेस जंक्शन हमने बताया था बेस टू कलेक्टर जंक्शन उसको हमने हमेशा रिवर्स बायस करना है। ठीक है, तो फॉरवर्ड करने के दौरान जो एमीटर जंक्शन है, एमीटर डायोड, इसके हमने कहा था कि फॉरवर्ड किया जाता है तो इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो फॉरवर्ड होने की बिना पे डेप्लीशन है चूँकि कम हो जाती है तो उसकी बिना पे उसकी जो रेजिस्टेंस है जिसको मैं कहता हूँ इनपुट रेजिस्टेंस वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, इसी तरह जो कलेक्टर डायोड होता है उन इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होती है जिसको मैं आउटपुट रेजिस्टेंस कहता हूँ वो इंक्रीज होती है क्योंकि उसको हमने रिवर्स बायस करना है। ठीक है, तो जब इनपुट रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, आउटपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो हमारे पास जो सिग्नल हासिल हो जाता है वो एक एम्पलीफाइड सिग्नल हासिल होता है। सारी बात है, जब इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो इसका वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और जब इनपुट रेजिस्टेंस लो होगी तो उसका वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा। ठीक है, तो वोल्टेज जो गेन है वो एक ट्रांजिस्टर का बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह एक एम्पलीफायर
के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को। अब इसकी तीन तरह की कॉन्फ़िगरेशंस हैं इस्तेमाल करने की। नंबर 1 है कॉमन एमीटर, इसको हम सीई कॉन्फ़िगरेशन भी लिखते हैं। नंबर 2 है कॉमन बेस, इसको सीबी लिखते हैं। और नंबर 3 है कॉमन कलेक्टर, इसको हम सीसी के साथ डिनोट करते हैं। ये तीन तरह की कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें हम एक बीजेटी को बतौर एम्पलीफायर के इस्तेमाल करेंगे। अब बारी बारी हम इनकी सर्किट डायग्राम और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि किस तरह से ये काम करती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, इसमें किया जाता है कि जैसे कि इसका नाम बता रहे हैं कॉमन एमीटर, यानी कि एमीटर कॉमन है। कहाँ कहाँ पे कॉमन होगा? बेस और कलेक्टर के दरमियान एमीटर कॉमन होता है। इसकी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते जाएं साथ साथ। अच्छा, यहाँ तक अगर आपको याद हो तो ये हमने लास्ट टाइम इस तरह की सर्किट डायग्राम बनाई थी, वो बाइसिंग के लिए बनाई थी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि ये एमीटर बाइस्ड है। ठीक है, जिसके एमीटर डायोड को हमने फॉरवर्ड करना होता है और कलेक्टर डायोड को हमने रिवर्स बाइस करना होता है। इसके साथ अगर हम दो तरह की और चीज़ें लगा लें तो इसको हम बतौर एम्पलीफायर इस्तेमाल करेंगे। उनके लगाने का मकसद भी अभी आपको बता देता हूँ। वो आपने दो चीज़ें लगानी है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा देनी है। ये दो जो कैपेसिटर लगाए गए हैं C1 और C2, एक को इनपुट के लिए इस्तेमाल करेंगे जहां पे हमने इनपुट सिग्नल मुहैया करना है जो कि एक वीक सिग्नल होगा, और एक कैपेसिटर हम C2 जो हमने लगाया है वो आउटपुट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे जहां से हमें एम्पलीफाइड सिग्नल हासिल होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक वीक एसी सिग्नल, एक हमने वीक एसी सिग्नल मुहैया किया। फर्ज कर लें कि उसकी जो एम्पलीफिकेशन हमने करना चाहते हैं उसका एम्पलीट्यूड इतना है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है और नेगेटिव हाफ साइकिल है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हम हासिल करेंगे
कलेक्टर और एमीटर के दरमियान जो हमें वोल्टेज हासिल होंगे VCE, एक तरफ कलेक्टर है और एक तरफ एमीटर है, तो यहाँ पे जो हमें वोल्टेज हासिल होंगे ये बेसिकली हमारे आउटपुट वोल्टेज होंगे, वी आउट इसको मैं कह देता हूँ। तो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर की जब भी हमने कॉन्फ़िगरेशन बनानी है तो किस तरह बनाएंगे कि एमीटर कॉमन है बिटवीन बेस एंड कलेक्टर, इस वजह से इसको कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दो तरह के कैपेसिटर इस्तेमाल की, C1 एंड C2। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो कैपेसिटर है इनको कहते हैं कपलिंग कैपेसिटर्स, C1 और C2 जो हैं कपलिंग कैपेसिटर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अब ये किस चीज को कपल कर रहे हैं, ये बेसिकली जो एसी सिग्नल है इसको कपल कर रहे हैं इस ट्रांजिस्टर के साथ। हमें पता है कि जो कैपेसिटर होता है, ठीक है, वो उसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का बिहेवियर फ्रीक्वेंसी के साथ तब्दील होता है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ जाती है। अगर आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि जो डीसी सिग्नल्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है, 0, यानी कि फ्रीक्वेंसी जब 0 होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। ये अगर आपको फार्मूला एक देर में आ रहा होगा कि XC = 1/2 पाई FC, कि फ्रीक्वेंसी जितनी कम होती जाएगी उतनी कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती जाएगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस उतनी कम हो जाएगी। डीसी के केस में चूंकि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती 0 है तो इस वजह से ये क्या होगा, XC की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, जिस वजह से इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बढ़ने की बिना पे ये क्या करेगा, C1 जिसको मैंने कपलिंग कैपेसिटर का नाम दिया है, ये क्या करेगा कि जो इनपुट एसी सिग्नल हमने मुहैया किया अगर उसके अंदर कोई डीसी कंपोनेंट भी शामिल है तो क्या करेगा, इसको ब्लॉक कर देगा। क्यों ब्लॉक करेगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा होने की बिना पे उसके लिए ओपन सर्किट का काम करेगा, उसको गुजरने नहीं देगा, ठीक है। इसी तरह जो एसी सिग्नल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी लेट्स सपोज 20 हर्ट्ज है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी की जितनी वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू उसी लिहाज से कम होती जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक कैपेसिटर डीसी के लिए ओपन सर्किट के तौर पे काम करता है और एसी के लिए शॉर्ट के तौर पे काम करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि एसी सिग्नल को तो पास होने देगा लेकिन डीसी सिग्नल को ब्लॉक कर देगा। बस समझ आ गई। तो एक अच्छा जो हमने कपलिंग कैपेसिटर लगाना है उसके लिए आपने एक जो रूल है वो याद रखना है कि XC शुड बी लेस देन 0.1 टाइम R। इसका क्या मतलब है कि जो XC है उसकी वैल्यू हमेशा 10 टाइम्स लेस होनी चाहिए जो आपकी बेस रेजिस्टेंस है, जो आपकी इनपुट रेजिस्टेंस है उससे कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू 0.1 टाइम लेस, यानी कि 10 गुना कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर तो ये रूल फुलफिल हो रहा है तो उसकी जो क्यू पॉइंट है वो हम आसानी के साथ उनको हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह जो हम एक एम्पलीफायर बनाएंगे वो भी एक अच्छी क्वालिटी का एम्पलीफायर बनेगा। बात समझ आ गई। अच्छा, ये तो था कपलिंग कैपेसिटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम इसकी वर्किंग करते हैं। वर्किंग और ऑपरेशन। अच्छा, अब जैसे हम इस तरह कॉन्फ़िगरेट करेंगे तो जो बेस सिग्नल है उसको जैसे कि हम देख रहे हैं कि ग्राउंड के लिहाज से वो पॉजिटिव है, ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है। तो जैसे ही फर्स्ट करें पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब जो वीक सिग्नल हमने यहाँ पे मुहैया किया था उसका जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे सी ने क्या किया, डीसी वैल्यू को ब्लॉक कर दिया, ठीक है, ओपन होने की बिना पे।
अब यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ये ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो यहाँ पे एक और पॉजिटिव वैल्यू आ गई है, जिसकी बिना पे ये क्या हो जाएगा, मोर पॉजिटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसकी बिना पे जो इसकी बेस करंट की वैल्यू आएगी वो इंक्रीज हो जाएगी। जो अपवर्ड एरो है ये इंक्रीज को शो करेगा, और डाउनवर्ड अगर एरो है तो वो डिक्रीज के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो आई बी की वैल्यू में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। जैसे ही आई बी की वैल्यू में इजाफा होगा तो सिंस आई सी इज इक्वल टू बीटा टाइम आई बी, ठीक है, ये आपको लास्ट टाइम हमने एक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी कि जो आई सी होता है वो बीटा टाइम आई बी के इक्वल होता है। ठीक है, जो करंट गेन की हमने एक वैल्यू डिफाइन की थी, आई बी के बढ़ने से बीटा चूंकि एक फिक्स वैल्यू है तो आई सी में भी क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। कलेक्टर करंट में भी क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। ये जो करंट फ्लो करेगी आई सी उसमें भी क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आई सी में इजाफा होगा तो इससे यहाँ पे होने वाले जो वोल्टेज ड्रॉप है इसको फर्क करें, मैं क्या देता हूँ वी सी। ठीक है, अब जो वी सी है वो बराबर होगा आई सी आर सी के, ओहम लॉ को इस्तेमाल करते हुए इसमें से गुजरने वाली करंट को अगर इसकी रेजिस्टेंस से ज़रूर दे देंगे तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है वो हासिल हो जाएंगे। ठीक है, तो वी सी इज इक्वल टू आई सी इंटू आर सी। जब आई सी में इजाफा हो गया तो आर सी चूंकि कांस्टेंट है तो वी सी में भी क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। वी सी में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। अब जो आउटपुट वोल्टेज है वो है जी वी सी ई, कलेक्टर और अमीटर के दरमियान। अब यहां पे अगर मैं केवीएल अप्लाई करूं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के मुताबिक इस लूप के अंदर एक बैटरी सोर्स है और दो वोल्टेज ड्रॉप्स हैं। ठीक है, यानी कि वी सी सी इज इक्वल टू वी सी प्लस वी सी ई। ठीक है, इस लूप के अंदर अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो वी सी ई इज इक्वल टू वी सी सी माइनस वी सी, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं वी सी सी माइनस आई सी आर सी। ठीक है, तो जो वी सी के ऊपर हमने वैल्यू डिफाइन की थी। अब होगा क्या कि जैसे वी सी की वैल्यू में इजाफा होगा, ठीक है, तो वी सी सी जो कि कांस्टेंट है तो वी सी ई जो है उसकी वैल्यू में कमी हो जाएगी, उसकी वैल्यू में क्या हो जाएगी, और कमी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि सिग्नल जो है वो हमें एम्पलीफाइड तो हासिल हुआ लेकिन फेज रिवर्सल के साथ। अब फेज रिवर्सल किस तरह हुआ है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये फर्ज कर लें, इस इक्वेशन को मैं ना कुछ वैल्यू असाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये फर्ज कर लें कि 8 इज इक्वल टू 20 माइनस 12। फर्ज कर लें कि जो VCC की वैल्यू है वो 20 वोल्ट है और ICRC की वैल्यू 12 वोल्ट है और जो हमें VCE हासिल हुए थे वो 8 वोल्ट है। लेट्स सपोज अब जबकि IC के बढ़ने से VC में इजाफा हुआ, यानी कि ये बढ़ के फर्ज कर ले, सपोज किया कि ये बढ़ के हो गए, ये तो VCC कांस्टेंट है, ये 20 है, ये बढ़ के हो जाते हैं 15, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 15 होगी। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा 5, यानी कि VCE में क्या हो गया कमी हो गया। अगर मैं इसको और बढ़ा दूं 18 तो ये कितना हो जाएगा, तो जितना IC में इजाफा होता जाएगा उतना VC बढ़ता जाएगा, जितना VC में इजाफा होता जाएगा उतना VCE में कमी होती जाएगी, उतना VC में क्या होती जाएगी कमी हो जाएगी।
इस कमी को जाहिर किया जाता है फेज रिवर्सल के साथ। इस कमी को किससे जाहिर किया जाता है, यानी कि हमें आउटपुट पे सिग्नल तो हासिल हुआ लेकिन उसका फेज रिवर्स हो गया। अगर पहले यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल था तो आउटपुट पे हमें पहले नेगेटिव हाफ साइकिल होगा फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल हासिल होगा। ये फेज रिवर्सल की समझ आ गई ना, ठीक है। कि ये हुआ किस तरह कि जितना पॉजिटिव हाफ साइकिल पहले हासिल हुआ तो उसके बाद ये फेज रिवर्सल की बिना पे नेगेटिव हाफ साइकिल सिग्नल एम्पलीफाइड हो गया। इसका देख रहे एम्पलीट्यूड इसकी निस्बत ज्यादा है, ठीक है। सिग्नल एम्पलीफाइड तो होगा, सिग्नल एम्पलीफाइड तो होगा लेकिन फेज रिवर्स हो जाएगा। अगर पहले पॉजिटिव साइकिल था तो फिर नेगेटिव आएगा, और अगर पहले हमने इनपुट पे नेगेटिव हाफ साइकिल दिया तो आउटपुट पे क्या आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें पहले हासिल होगा। तो इस तरह हम एक बीजेटी को बतौर एम्पलीफायर के इस्तेमाल कर लेते हैं, और इस कॉन्फ़िगरेशन का क्या नाम है, कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन। बात याद रहेगी। तो ये आपने इसकी सारी वर्किंग जो मैंने इस पॉइंट्स में लिखे आपने अल्फाज की जरूरत में पूरा उसको लिख लेना अपने पास, ठीक है, ताकि जब आप से कोई टेस्ट लिया जाए या पेपर में ये सवाल है जो आप आसानी के साथ उसको कर सकें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसकी कुछ खसूसियात हैं। सबसे पहली है कि इस तरह की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो इनपुट इम्पीडेंस होती है, इनपुट रेजिस्टेंस IN, वो लो होती है, ठीक है। अबाउट 1 किलो ओम टू 2 किलो ओम, तकरीबन 1 किलो ओम से लेके 2 किलो ओम तक इसकी जो इनपुट रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू होगी। इसी तरह आर आउट जो है कि आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो भी मीडियम होती है, ग्रेटर देन 50 किलो ओम, ठीक है। नंबर 3 है इसका जो करंट गेन, उसकी वैल्यू 3 से लेके 300 गुना तक इसका करंट गेन हम हासिल कर सकते हैं। इस तरह जिसका वोल्टेज गेन है AV, वो ग्रेटर देन 1500 टाइम, यानी कि 1500 गुना हम सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं इन वैल्यूज की तब्दीली से, ठीक है। और इसकी 5वीं खसूसियत क्या है कि फेज इनपुट से आउटपुट फेज जो है वो रिवर्स होगा, फेज रिवर्सल। आपसे पूछा जाए इसकी कुछ खसूसियात बताएं तो आपने ये 5 तरह की इसकी खसूसियात बता दी है कि इनपुट जो इसकी रेजिस्टेंस है वो कम होती है, आउटपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, करंट गेन भी ज़्यादा होता है, वोल्टेज गेन भी ज़्यादा होता है, और लेकिन जो फेज है आउटपुट फेज वो इनपुट से रिवर्स हो जाएगा। और बात याद रहेगी। तो इस तरह हम एक एम्पलीफायर को बतौर एक बीजेटी को बतौर एम्पलीफायर इस्तेमाल करेंगे, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे वो वॉइस मैसेज के जरिए वो पूछ लेना है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम।